गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल? बढ़िया। अच्छा, तो सर हमने 3 चैप्टर्स तो अच्छे से पढ़ लिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, है ना। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा गाउस लॉ और तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तीनों चैप्टर हमने पढ़ लिए। कैपेसिटर को हमने थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया था, है ना, और स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक छोटा सा लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। इस लेक्चर में आपको जो चीजें 10th क्लास तक हम पढ़ लेते हैं उन चीजों का ओवरव्यू मिलेगा। नोट्स आप लोगों ने बना लिए, मैं आपको वो चीजें एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। बात समझ में आ गई है? पक्की बात है ना। चलिए सर स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। आपको क्या करना है, ये ध्यान बोर्ड पर रखना है और कान मेरी आवाज पर रखना है। क्लियर हो गई सर बात? ओके, देखें चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यार ये जो टॉपिक है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपके 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। आई रिपीट, इसमें आपके 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। एक तो है इलेक्ट्रिक करंट, एक तो है इलेक्ट्रिक करंट और एक है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपका 5th चैप्टर है और ये आपका 6th चैप्टर है। इन दोनों को मिलाकर के ये यूनिट बनती है सर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई? करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या सर? करंट इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है जिसमें मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे आप। स्टिल चार्ज किसमें पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या जब चार्ज मूव कर रहा हो तो उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, उस चीज की बात हम किसमें करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है सर बात? चलिए देखें यार, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट और आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था, है ना। होमवर्क क्या था सर? ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं सर, है ना। तो इसकी डेफिनेशन में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ डाउट होना चाहिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या हुआ सर? चार्ज flows in a per unit time, in per unit time through any wire is called current in that wire. Charge flows in per unit time through any wire is called current in that wire. तो यार ध्यान ये रखना है, रेट का मतलब मैं आपको 11th क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा कि रेट जब भी वर्ड फिजिक्स में यूज होगा तो उसका कहीं ना कहीं मतलब होगा पर यूनिट टाइम। उसका मतलब क्या होगा सर? पर यूनिट टाइम, है ना। इसका मतलब पर यूनिट टाइम में 1 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर से, वो डिपेंड करता है कि उस वायर में करंट कितनी है। बात समझ में आ गई है? उस वायर में करंट कितनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोल दूं सर टी टाइम में, मैं आपसे बोल देता हूँ कुछ फेमस फॉर्मूले पढ़ेंगे हम इसके। क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन टाइम कैपिटल टी, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है सर आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। यार सिंपल सी बात है, टी टाइम में कितना फ्लो होगा? क्यू। तो 1 सेकंड में कितना होगा? क्यू अपॉन में टी। और 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो होता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ? करंट बोलता हूँ। बात समझ में आ गई? एम्पियर, इसकी यूनिट है एम्पियर। क्लियर? सेकेंड चीज, मान लो यार डेल्टा टी टाइम में चार्ज फ्लो होता है डेल्टा क्यू। मतलब मुझे इस बार इनिशियल 10 सेकंड की बात नहीं करता। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर तो क्या बात हो रही थी सर, मान लो टी इक्वल्स टू 10 सेकंड है और क्यू इक्वल्स टू 20 कूलम है। तो मुझसे बोल रहा था कि 10 सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज 20 कूलम है, तो वायर में करंट बताओ कितनी हो। बात समझ में आ रही? तो कहीं ना कहीं इनिशियल 10 सेकंड की बात कर रहा था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सर किसी 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में। डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम डिफरेंस, T2 - T1, ठीक है। तो T2 - T1 मतलब T1 से T2 तक के टाइम इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। तो किसी टाइम इंटरवल में फ्लो चार्ज कितना है? डेल्टा क्यू। फ्लो चार्ज कितना है सर? डेल्टा क्यू। और अगर ये डेल्टा क्यू है तो इसमें एवरेज करंट, इस डेल्टा टी टाइम में एवरेज करंट कितनी हो जाएगी सर? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, है ना। आप इसी फॉर्मूले को ऐसे ही नोट कर सकते हो। मान लो T1 टाइम पर चार्ज Q1 था और T2 टाइम पर चार्ज Q2 था, तो सर चार्ज कितना फ्लो होगा? Q2 - Q1। कितने टाइम में? T2 - T1। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अच्छा,
थर्ड पॉइंट देखें यार, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, मतलब Q इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, अगर Q टाइम पर डिपेंड कर रहा हो, टाइम t, देन I इंस्टेंटेनियस जो होती है, इंस्टेंटेनियस समझते हो ना, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर वैल्यू है ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पर वैल्यू, तो I इंस्टेंटेनियस होती है सर dq ओवर dt एट अ वैल्यू ऑफ t। पहले मैं dq ओवर dt कैलकुलेट करूंगा, उस पर टाइम की वैल्यू रखूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा dq अपॉन में dt। बात समझ में आई क्या? बोलो 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 बोलो, पक्की बात है 110%। बोलो तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें, जो भी चीजें बोर्ड पर है अगर आपने नोट नहीं की है तो नोट करें। हाँ जी डन, वीडियो को पॉज करना था, मेरा वेट नहीं करना था कि मैं आऊंगा, क्लियर है? चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सर। एक क्वेश्चन है मेरे पास, किसी वायर में टोटल 25 कूलम चार्ज फ्लो होता है, कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। बताओ करंट कितनी होगी? सर सिंपल फॉर्मूला, I इक्वल्स टू Q अपॉन में T, क्या बोलता है 25 कूलम अपॉन में 10, मतलब करंट कितनी आ गई सर 2.5 एम्पीयर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोलता है कि किसी वायर में, इन एनी वायर at t equals to 10 second Q was 20 coulomb and at t equals to 20 second Q2 becomes 50 coulomb। ठीक है, मतलब क्या बोला है मुझे कि मैं एक वायर के पास बैठा हुआ था और अपनी घड़ी में स्टॉप वॉच ऑन करके चार्ज जो फ्लो कर रहा है उस चार्ज को मेजर कर रहा था। जब मैंने 10 सेकंड पर चार्ज देखा तो कितना फ्लो कर चुका था 20 कूलम। ठीक है, जब मैंने 50 सेकंड पे चार्ज 20 सेकंड पे चार्ज देखा तो कितना फ्लो कर चुका था 50 कूलम। सर 10 से 20 के बीच में कितना फ्लो किया होगा? सर 20 तो पहले 10 में जा चुका ना, है ना, और 50 पहले 20 में जा चुका। तो यार 50 में से अगर मैं पहले 10 के हटा दूं, 20 कूलम को हटा दूं, तो क्या वो वाला चार्ज बचेगा जो इन 10 से 20 के बीच में फ्लो हुआ होगा? बोलो, वो वाला चार्ज बचेगा ना जो इस 10 से 20 के बीच में फ्लो हुआ होगा, है ना। अच्छा, तो ये चीज समझने की थी सर, इसमें जो फॉर्मूला हमने बनाया था। क्वेश्चन में बोला है मुझे फाइंड करंट इन 10 to 20 सेकेंड्स, 10 से 20 के बीच करंट की वैल्यू निकालो। सर आप लोगों को पता है कि आई एवरेज इक्वल्स टू, मैंने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1 पढ़ा था क्या? सर Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1, ये जो Q2 माइनस Q1 है ना, ये क्या है? उस टाइम इंटरवल का चार्ज। Q2 50 कूलम माइनस 20 कूलम, तो 30 कूलम जो आएगा वो उस टाइम इंटरवल का चार्ज है जिस टाइम इंटरवल के लिए मुझसे करंट पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सर Q2 माइनस Q1 मतलब 30 कूलम, T2 माइनस T1 20 माइनस 10, कितने सेकंड में गया है 30 कूलम? 10 सेकंड में। तो एवरेज करंट कितनी आ गई सर 3 एम्पीयर। बात समझ में आई क्या? बोलो बोलो, बात समझ में आई क्या? पक्की बात है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। इफ किसी वायर में जो फ्लो करने वाला चार्ज है वो टाइम पर डिपेंड करता है, ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग टाइम पर डिपेंड कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर टाइम की वैल्यू रखो, आपको उस टाइम पर चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, चार्ज ऐसा है, आपको फाइंड करनी है करंट। फाइंड करंट, ऑप्शंस हैं एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। पहले तो t इक्वल्स टू 5 मतलब एग्जैक्ट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे करंट कितनी है। सेकेंड है इन बिटवीन 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में करंट कितनी है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे, बहुत ध्यान से सुनना है ये। एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड तो इंस्टेंटेनियस करंट की बात हो रही है क्या? बोलो, एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड तो इंस्टेंटेनियस करंट की बात हो रही है। और इंस्टेंटेनियस करंट मुझे अगर निकालनी हो तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए तो मैं dq अपॉन में dt करता हूँ ना सर, करता हूँ dq अपॉन में dt।
इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर 2t माइनस 2t का 2 और 5 का 0, ये हो गया सर, है ना। अब आपको जिस टाइम पर करंट चाहिए आई इंस्टेंटेनियस, कब, जब t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो सर t की वैल्यू यहाँ रख लो 2 into 5 minus 2, 10 minus 2 मतलब 8 एम्पीयर। तो सर एग्जैक्ट 5 सेकंड पर करंट कितनी है 8 एम्पीयर। बात समझ में आई क्या, एग्जैक्ट 5 सेकंड पर करंट कितनी है 8 एम्पीयर। क्लियर हो गया सर बात। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें, मुझसे पूछ रहा है 2 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में एवरेज करंट बताओ। तो एवरेज करंट निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है सर, Q2 minus Q1 अपॉन में T2 minus T1। इस क्वेश्चन में मुझे T2 और T1 को गिवन है कि 2 सेकंड से 6 सेकंड की बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन मुझे क्या गिवन नहीं है, मुझे Q2 और Q1 गिवन नहीं है ना। लेकिन यार Q की इक्वेशन तो गिवन है ना टाइम पर बेस्ड, तो मैं क्या ये चीज निकाल सकता हूं क्या, चार्ज एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड Q1 इक्वल्स टू सर 2 सेकंड पर चार्ज कितना होगा, यहाँ पर t की जगह 2 रख दूं, है ना। तो 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा सर 2 का स्क्वायर माइनस 2 into 2 प्लस 5, तो आंसर मिलेगा सर 5 कूलम। कैसे, 4 माइनस 4 कैंसिल, 5 बच जाएगा। क्लियर सर। ऐसे ही सिमिलरली मैं ये भी बात कैलकुलेट कर सकता हूँ कि चार्ज एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड कर सकता हूँ। तो सर Q2 क्या मिलता है सर 6 का स्क्वायर माइनस 2 into 6 प्लस 5, हाँ जी बताइए कितना मिलेगा 36, 12, 24 प्लस 5 29, ये आ गया सर 29 कूलम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, बोलो पक्का। अच्छा सर t इक्वल्स टू 5 की बात हो रही थी, इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा था। इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का फॉर्मूला dq अपॉन में dt होता है। क्या होता है dq अपॉन में dt। क्लियर, जो i की वैल्यू अगर वो टाइम पर डिपेंडेंट है तो आप टाइम की वैल्यू रखो, आपको एग्जैक्ट मोमेंट पर करंट मिल जाएगी। ठीक है। एवरेज करंट की जब बात करता है, किसी टाइम इंटरवल की बात करता है, तो सर फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, डेल्टा q अपॉन में डेल्टा t, मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको T1 और T2 तो गिवन है कि 2 सेकंड से 6 सेकंड की बात हो रही है, लेकिन Q1 और Q2 गिवन नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली अगर देखोगे आपको सर गिवन भी है। कैसे सर, Q गिवन है ना टाइम की फॉर्म में, Q गिवन है ना टाइम की फॉर्म में, और टाइम चेंज हो रहा है तो Q चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि T की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो Q अलग अलग आएगा, है ना। तो क्या मैं T इक्वल्स टू 2 सेकंड यहाँ रख करके चार्ज की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या मैं T इक्वल्स टू 6 सेकंड यहाँ रख करके चार्ज की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बोलो पक्की बात है ना। तो देखिए यार, चार्ज मुझे मिल चुके Q1 और Q2, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि आई एवरेज कितनी होने वाली है, Q2 माइनस Q1 सर 29 माइनस 5 अपॉन में T2 माइनस T1 6 माइनस 2, तो 24 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 6 एम्पीयर। तो सर पता चल गया 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच जो ये 4 सेकंड का टाइम इंटरवल है, इस 4 सेकंड में टोटल करंट कितनी थी सर 6 एम्पीयर थी। बात समझ में आई क्या, बोलो। अच्छा, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और इन न्यूमेरिकल्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हो गया बेटाएं। नेक्स्ट देखें सर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखिए यार ये क्या होता है। ओम्स लॉ आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। कोई वायर अगर मैं ले लूं, मान लो ए से बी तक मैंने एक वायर ले लिया ए बी, इस वायर को अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया किसी बैटरी के थ्रू V का, ठीक है, और इस V पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर इस वायर में करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। तो सर ओम्स लॉ बोलता है कि जो करंट होती है किसी भी वायर में, करंट इन एनी वायर will always be proportional to potential difference across the both end of
wire. Current in any wire will always be proportional to the potential difference across the both ends of wire. दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है उस वायर में फ्लो करने वाली करंट. इसका मतलब जो आई है ना सर, आई क्या वैल्यू होगा क्या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा इस वायर के दोनों एंड्स ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया है बी. बात समझ में आई? अगर आप बी को बढ़ाओगे तो आई भी बढ़ेगा और बी को घटाओगे तो आई भी घटेगा. इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो सर हम बोलते हैं एक चीज और ऐड करते हैं इसमें, इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट. इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट. क्लियर? देखें दूसरी बात, सर ओम्स लॉ बोलता है कि किसी भी वायर में फ्लो करने वाली जो करंट होती है आई वो प्रोपोर्शनल होती है वी के. किसी भी वायर में जो फ्लो करने वाली करंट होती है आई वो प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस वी के. क्लियर है सर बात? यार आई अगर प्रोपोर्शनल है वी के, ध्यान देना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वी भी प्रोपोर्शनल होगा आई के? बोलो, क्या मैं ये बोल सकता हूं वी भी प्रोपोर्शनल होगा आई, है ना? सर प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आया आर. ये इक्वेशन बनी v इक्वल्स टू आई आर. इसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ. इसे हम क्या बोलते हैं सर? ओम्स लॉ बोलते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं. ठीक है, यहां से इक्वेशन बन गई सर v इक्वल्स टू आई आर. ये इक्वेशन बन गई और यहां पर जो r आया है इसे r को बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर. इस R को क्या बोला जाता है सर? रेजिस्टेंस ऑफ वायर. बात क्लियर हुई क्या? R एक कांस्टेंट है. R एक कांस्टेंट है. कब है कांस्टेंट? जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो. अगर फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या है? जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, और जो भी अपनी फिजिकल कंडीशंस है, एयर प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें सर कांस्टेंट होनी चाहिए. मतलब जिस टेम्परेचर पे आप पहले बात कर रहे थे उसी टेम्परेचर को आप मेंटेन करके रखो तब. ठीक है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वायर का वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. और अगर सर यहाँ से आर चेंज हो गया तो आई बी दोनों चेंज हो जाएंगे. बात समझ में आ रही है क्या? पक्का बोलो, है ना? तो ध्यान रखना है कि अगर सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हैं तो आर एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा और v इक्वल्स टू आई आर सेटिस्फाइड होगा, वेरीफाइड होगा. क्लियर होगी सर बात? जल्दी से ओम्स लॉ को नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके. चलिए सर, हो गया. तो अब एक नया कोफिशिएंट मुझे मिला, रेजिस्टेंस ऑफ वायर. अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर की बात करते हैं सर. सर रेजिस्टेंस ऑफ वायर जब एक्सपेरिमेंट किए गए, कैलकुलेट किया गया, और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बातें. रेजिस्टेंस होता क्या है सर? बेसिकली ये मान लो इट इज अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस. इट इज अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द पाथ ऑफ करंट. ये करंट के पाथ में जो डिस्टर्बेंस आती है ना उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. अब वो कितनी है एट दैट टाइम, वो है उस वायर का रेजिस्टेंस. बात समझ में आई कि वायर किसी करंट के फ्लो को कितना रोक पा रहा है, कितना डिस्टर्ब कर पा रहा है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. ये कॉमन डेफिनेशन है. क्लियर हो गई सर बात? पक्का? अब बच्चों किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज, फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर की लेंथ के. ठीक है. और सेकंड पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं किसी वायर की जो ऐसा कुछ है जिसकी लेंथ स्मॉल l है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है. ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है सर? सिंपल सी बात यार, आप एक बात मान लो, एक केव है ना. अब यार केव जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा मुझे उसे पार करने में, तो डिस्टर्बेंस ज्यादा आएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. यार ये जितनी कम एरिया की होगी, मतलब जितनी पतली होगी, तो उसमें से निकलने में ज्यादा दिक्कत आएगी.
एकदम ऐसे बड़ी की अगर बहुत ज़्यादा एरिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हम उसमें से आराम से निकल जाऊंगा दौड़ता हुआ, ठीक है। लेकिन उसका एरिया जितना कम होगा मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसका मतलब एरिया कम तो प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? कम होने पर ज़्यादा होगा, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अच्छा, इन दोनों को मिलाकर के एक साथ लिखूं तो मुझे पता चलता है सर कि R प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन में A। L के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर सर? सर यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है रॉ, R इक्वल्स टू रॉ L अपॉन में A। R इक्वल्स टू रॉ L अपॉन में A। ये बन गया फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो ये रॉ है ना सर, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। क्या बोला जाता है सर? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या तो रेजिस्टिविटी बोल दो आप या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो। बात क्लियर हो गई सर? पक्की बात है ना? अच्छा चलिए बच्चा लोग रॉ पे ध्यान दें, इस फॉर्मूले को ये तो ध्यान रखना है कि R इक्वल्स टू रॉ L अपॉन में A होता है। क्लियर? अच्छा, और रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं सर, इसकी यूनिट होती है ओम। ओम, ठीक है। ओम सूत्र दिया था ना तो ओम ने फाइंड आउट, इसलिए ओम, ठीक है। इसका सिंबल होता है सर या 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट वगैरह, ठीक है। अच्छा बच्चों इस फॉर्मूले को देखे जाना, क्या है टॉपिक मेरा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होता क्या है सर? ये कैपेसिटी ऑफ वायर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। कैपेसिटी ऑफ वायर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट के फ्लो को रोकने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वायर की, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, है ना। मान लो यार लकड़ी है तो लकड़ी तो जाने ही नहीं देता करंट के फ्लो को, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है ना। और जो मान लो आयरन है तो आयरन में फिर भी पास हो जाती है करंट, तो उसकी कैपेसिटी कम है रोकने की, है ना, तो उसकी रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है। तो कैपेसिटी जो होती है फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करने की, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस फॉर्मूले से सर क्या मैं रॉ इक्वल्स टू R A अपॉन में L लिख सकता हूँ कि सर A को इधर भेज दिया, L को नीचे आ गया, बोलो, है ना। अब बच्चों अगर मैं मान लूं कि L इक्वल्स टू 1 मीटर है, A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर है, मैंने मान लिया है लेंथ कितनी है 1 मीटर, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या रॉ इक्वल्स टू R हो जाएगा? बोलो सर A की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1 से 1 कैंसिल, तो R बच गया, रॉ इक्वल्स टू क्या बन गया? R बन गया, है ना। तो रॉ इक्वल्स टू R, इसका मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है कब? जब लिए गए वायर की लंबाई 1 मीटर हो, लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? तो सर यहाँ से इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन बनने वाली है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है सर? क्या है सर? रेजिस्टेंस ऑफ a wire having unit length समझते हो ना 1 मीटर, ठीक है, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया will be equal to its resistivity। हाँ जी सर, क्या बोला हमने? रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कोई ऐसा वायर ले लो जिसकी लेंथ तो 1 मीटर हो और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो सर जो रेजिस्टेंस होगा उस वायर का, वो रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। बात समझ में आई क्या? तो ये ऑफिशियल डेफिनेशन है सर। अगर आपसे बोर्ड में पूछी जाएगी 12th क्लास में तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख करके आओगे। ये जो है कैपेसिटी ऑफ वायर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो हमें समझने में हेल्प कर रही है कि बेसिकली प्रैक्टिकली ये चीज है क्या, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर चीज को समझना है, दिमाग के अंदर सेट करना है, तो ये डेफिनेशन है, पेपर में और बोर्ड में लिखने के लिए डेफिनेशन।
क्लियर हो गया सर बात? ये डेफिनेशन देखो सर बनाई जाती है, रटनी नहीं जाती, डेफिनेशंस बनाई जाती है, रटी नहीं जाती है। फिजिक्स में स्टार्टिंग से हम ये काम करते आ रहे हैं, ठीक है। क्या काम किया हमने? कुछ नहीं, ए और एल को 1 पुट कर दिया तो ρ इक्वल्स टू r हो गया, डेफिनेशन बन गई। सर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है, लेकिन कब? जब वायर की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। क्लियर हो गई सर बात? पक्की बात है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे सर, बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई है वीडियो को पॉज करें और नोट करें। नोट किया? मिटाएं। कई बार सर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो उस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं नोट। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ पे करता है ना, लंबाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मटेरियल ऑफ वायर, वायर किस मटेरियल का बना है। सर लेंथ ऑफ वायर का मतलब एल हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ए हो गया, और मटेरियल का मतलब रॉ हो गया। यार रॉ हर मटेरियल के लिए अलग अलग है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, जो लकड़ी होती है, वुड होता है, वो तो बहुत अच्छे से रेजिस्ट करता है फ्लो को, तो उसके लिए रॉ ज्यादा होता है ना। लेकिन जो आयरन है या कॉपर है, वो उतने अच्छे से रोक नहीं पाता करंट को, तो उसका रेजिस्टिविटी कम होता है ना। तो ये मटेरियल का गुण है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मटेरियल चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। आप सेम लंबाई की, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया की वुडन रॉड ले लो और एक आयरन रॉड ले लो, जब दोनों को आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वुडन रॉड में करंट नहीं आएगा, आयरन रॉड में आएगा। इसका मतलब आयरन रॉड में तो फ्लो कर रहा है करंट, वुडन में नहीं कर रहा है ना, वुडन ज्यादा अच्छे से रोक रही है। बात समझ में आ रही है ना? तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, और भी चीजें हैं सर जिन पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, तो आप लोग ये टेम्परेचर और प्रेशर वाली कहानी नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है कि सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हैं, तो किसी वायर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो इन 3 पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? और अगर आपसे जनरली पूछता है कि किस पे डिपेंड करता है, तो आप ये पांचों लिख सकते हो। क्लियर हो गई सर बात? पक्की बात है बेटा, इसको 100% श्योर। आगे चले, ओके। देखिए सर, हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। मतलब रेजिस्टेंसेस को कॉम्बाइन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ सर, एक रेजिस्टेंस के जस्ट बाद दूसरा लगा दो, दूसरे के जस्ट बाद तीसरा लगा दो, और ऐसे ही लगा दो सभी को जितने भी, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके पास नोट्स में है। इन सबको उठा करके मैंने किसी एक बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये R1, ये R2, ये R3, इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो है I, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सर, आपके पास जितने भी रेजिस्टेंस हो उन सबको एक साथ लगा दो। एक साथ का मतलब एक तो ये हो गया, इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में दूसरा हो गया,
बात कर दूं सर? अच्छा देखिए ध्यान से यार, यहाँ से देखिए, मान लो यहाँ से आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, यहाँ से आई करंट निकली बैटरी से, वो ऐसे जाएगी इसमें जाएगी, तो इसमें जाना पड़ेगा। तो इसमें जो करंट है, इसमें भी करंट कितनी है सर? आई। वही करंट यहाँ से निकलकर इसमें जाएगी, तो इसमें भी करंट कितनी? आई। वहां से निकलकर इसमें जाएगी, तो इसमें भी करंट कितनी? आई। तो इसका मतलब तीनों में इस बार करंट सेम है ना। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो ध्यान रखना है सभी रेजिस्टेंसेज में करंट सेम होगी। क्लियर बच्चों? ये सुनो, या ये जो है ये मेरे पास टोटल रुपए, मान लो मेरे पास 100 रुपये, ठीक है, और R1 R2 R3 तीन दुकानें हैं, ठीक है। इसका मतलब मुझे 100 रुपये लेकर के जाना है और तीनों पर कुछ ना कुछ खर्च करना है, वापस आते टाइम कुछ भी नहीं बचाना है, क्योंकि पूरा पोटेंशियल डिफरेंस खर्च तो यही होगा, ठीक है। तो 100 रुपये में से मान लो यहाँ पे कुछ किया, यहाँ पे कुछ किया, यहाँ पे कुछ किया, अब जो भी खर्च करूँगा वो कहूँगा रेट के हिसाब से, रेट के हिसाब से। यहाँ की रेट ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा खर्च करूँगा, एक कम है तो यहाँ कम खर्च करना पड़ेगा। मान लो मुझे 1-1 किलो सामान लेना है, तो क्योंकि सब में आई तो बराबर है ना यार, तो सामान तो मुझे 1-1 किलो लेना है। अब डिपेंड करता है रेट पर, रेट जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा खर्च होगी, जहाँ कम होगी वहाँ कम खर्च होगी। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा तो ध्यान देना यार, ध्यान देना यार। यहाँ पर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस में मान लेता हूँ जो लॉस हुआ, पोटेंशियल का जो लॉस हुआ R1 के अक्रॉस वो है V1, ठीक है। ऐसे ही मैं R2 के अक्रॉस मान लेता हूँ हुआ V2, ऐसे ही R3 के अक्रॉस मान लिया हुआ V3। क्लियर है सर बात? बोलो यार। आप केवल R1 की बात करो एक बार में, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप केवल R1 को देखो, केवल R1 को देखो। अगर आप केवल R1 को नोट करते हो तो आप एक चीज देखना, R1 के अंदर, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो V1 है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो V1 है, और इसमें करंट कितनी? I। तो क्या मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ R1 के लिए? एक चीज क्या ध्यान के रखनी है सर, V1 V2 अलग अलग है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है, सीरीज में, ठीक है। अब बच्चों देखें, क्या मैं ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ ये लिख सकता हूं क्या? V1 इक्वल्स टू IR1। बताओ भाई, V इक्वल्स टू IR होता है ना ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR होता है। V क्या होता है? जिस रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो सर मैं R1 की बात कर रहा हूं, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। तो V की जगह तो V1 आएगा, करंट की जगह करंट आएगी आई, और R की जगह रेजिस्टेंस आएगा जो R1 है, ठीक है। तो V1 इक्वल्स टू IR1। सेम तरीके से क्या मैं V2 इक्वल्स टू IR2 बोल सकता हूं ओम्स लॉ से ही? बोलो तो क्या बोल सकता हूं सर मैं? V2 इक्वल्स टू IR2, और सेमली V3 इक्वल्स टू IR3 बोल सकता हूं क्या? बोलो। अब सेंस V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यार जो टोटल यहाँ से लेकर के गया था रुपए, वो कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ खर्च हुए ना, तो सबको जोड़ दूंगा तो ये टोटल रुपए हो जाने चाहिए। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ में आ रही है? तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो सर V इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो सर V इक्वल्स टू I कॉमन ले लूं, क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुई बात, है ना? चलिए एक छोटी सी चीज और पढ़ लें। बाई चांस मैं आपसे बोलता हूं बच्चों, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? ये CKD का मतलब सर्किट है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब वो होता है सर, जब मैं जो भी रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन मुझे दिया गया है उसको हटा करके अगर कोई एक रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। इफ only a single resistance is connected at the place of whole combination of resistances, whole combination of resistances, and I and V are same। अगर ऐसा करने पर I और V सेम है, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर सेम करंट फ्लो हो रही है। मान लो ये तीन लग रहे थे, R1 R2 R3, ये तीन लग रहे थे, तो तीनों की वजह से जब V लगाया तो करंट कितनी फ्लो हो रही थी? I, ठीक है। अब मैंने इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा दिया और इस पूरी की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब भी अगर V लगाने पर I करंट फ्लो होती है तो वो जो रेजिस्टेंस होता है, मैं रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस को मैं उन सब का इक्विवेलेंट बोलता हूं। भाई सेम काम कर रहा है ना यार,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या कि जो भी कॉम्बिनेशन आप लगा रहे हो उस सब को हटा करके अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगाया V, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगाया V, फिर भी उसमें करंट फ्लो होती है I, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आई क्या? है ना सर? यहाँ पे अगर मैं इस R इक्विवेलेंट के लिए ओम्स लॉ लगाऊं, जरा ध्यान देना, R इक्विवेलेंट के लिए ओम्स लॉ लगाऊं तो V इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ? I इंटू R इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ क्या? क्यों? V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ क्या? कैसे बोला मैंने? सर V इक्वल्स टू I R तो होता है ओम्स लॉ, R क्या होता है? जिस रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो R उस रेजिस्टेंस हो गया, R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, V हो गया, I हो गई करंट, तो V इक्वल्स टू I इंटू R। बात समझ में आई क्या? या तो ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे लिख सकता हूँ, I इक्वल्स टू V अपॉन में R इक्विवेलेंट, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। ठीक है यार, इक्वेशन 1 को और ये जो इक्वेशन आई है स्टार, इसको कंपेयर करना, V है I है I के साथ मल्टीप्लाई में कुछ है, I के R के साथ मल्टीप्लाई में कुछ है ना? तो यार जब ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज को बता रही है तो क्या मैं R इक्विवेलेंट को इससे कंपेयर कर सकता हूँ? सो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है सर? ये राइट कैंसिल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसके लिए आया सर फॉर्मूला? ये सीरीज के लिए आया है ना? सीरीज के लिए अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालने हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हो तो क्या कर दो? ऐड कर दो। क्लियर हो गई बात? पक्का? पैरेलल की देखिए सर, सीरीज वाला समझ में आया क्या? है ना? अब पैरेलल को देखें यार, ध्यान देना, A और B तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सेम 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, सेम 2 पॉइंट के बीच में, है ना? अब मान लो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है ना? तो R1 के लिए भी 10 वोल्ट है क्योंकि वो भी तो A और B के बीच में जुड़ा हुआ है, R2 के लिए भी 10 वोल्ट है क्योंकि ये भी A और B के बीच में, और R3 के लिए भी 10 वोल्ट है ना? क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों यार सेम के लिए जुड़े हुए हैं ना, सेम पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। अब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा तो सर पैरेलल के लिए ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? सेम होगा। ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? सेम होता है। ठीक है, अच्छा अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो सर अलग अलग क्या होगी? करंट क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। यार मान लो ना, मान लो यहाँ से जो करंट निकली थी वो आई थी, बैटरी से जो टोटल करंट निकली वो कितनी थी? आई। जब करंट यहाँ पहुंची ना इस पॉइंट पर तो उसको 3 रास्ते मिले, अब किसी भी रास्ते को छोड़ नहीं सकती तो जाना सब पे पड़ेगा। थोड़ी सी करंट तो इधर चलेगी, थोड़ी सी करंट इधर चलेगी और थोड़ी सी करंट इधर चलेगी। ठीक है, अब टोटल करंट की बात करें तो सर आई किन चीजों में डिवाइड है? I1 I2 और I3 में, है ना? इसका मतलब कहीं ना कहीं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए। बोलो होना चाहिए क्या? तो बच्चों अगर ओम्स लॉ की बात करता हूं, फ्रॉम ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस तो हर एक के अक्रॉस सेम है, सेम कितना है? V, है ना? तो ओम्स लॉ क्या बोलता है सर? V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। भाई पहले रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू इसमें करंट I और इसी का रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो यहां से क्या मैं I1 इक्वल्स टू V अपॉन में R1 लिख सकता हूं? बोलो। और अगर आप समझ पा रहे हो तो सिमिलरली क्या मैं I2 इक्वल्स टू V अपॉन में R2 बोल दूं और I3 इक्वल्स टू V अपॉन में R3 बोल दूं? क्योंकि सर पोटेंशियल डिफरेंस तो सबके अक्रॉस सेम है ना, सेम 2 पॉइंट है। ठीक है, तो ये अब I की I1 I2 और I3 की वैल्यूज है मेरे पास, तो सर मैं I की जगह रख सकता हूं। बोलो रख सकता हूं, तो सर सॉल्व करें। I1 की वैल्यू क्या है? V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। सर V कॉमन ले लो, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, तो सर I इक्वल्स टू V कॉमन आ गया ना, I इक्वल्स टू ये बन रहा है, और यहाँ पर देखिए I इक्वल्स टू क्या बन रहा है? इसको V अपॉन में R इक्विवेलेंट को मैं V इंटू 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट बोल दूं, ऐसे, है ना? I है V है, तो बाकी की जो चीजें बची है वो भी सेम होंगी, तभी तो ये चीजें सेम हो रही है ना? तो सर फाइनली क्या बोल सकता हूँ मैं? सो बोल सकता हूँ कि 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, और ज्यादा हो गए तो ऐसे ही ऐड कर दूंगा, ऐसे ही मतलब इनवर्स लेकर के ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये चीज किसके लिए सर? ये चीज है पैरेलल के लिए।
क्लियर हो गई सर बात। अब इन चीजों में ध्यान रखने वाली बात है पैरेलल में और सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो ये है सर, इस सीरीज में करंट सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, ये दोनों, ठीक है। और यहाँ की बात करेंगे सर तो पैरेलल में ये दोनों होते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट डिफरेंट। क्लियर हो गई सर बात, बोलो 110% श्योर हो, पक्का। तो वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके जो भी चीजें आपको नोट करनी है नोट कर लेना। आज की वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। यहाँ तक का वो वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं जो 10th क्लास में भी आता है आपके और 12th क्लास में भी आता है, ठीक है। तो इस वीडियो को 10th क्लास वाला भी और 12th क्लास वाला दोनों देख सकते हैं। क्लियर है सर बात, है ना। चलिए बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम उन टॉपिक्स को उठाएंगे जो इन टॉपिक्स के बीच में हमारे सिलेबस में से 12th क्लास की बात करो हमारे सिलेबस में से हमने स्किप कर दिया। क्लियर है सर। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पॉज करके